हमने किसी के पर नहीं काटने, लेकिन अगर किसी के नाखून बढ़ गए हों तो उन्हें तराशना जरूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब, और बहुत शुक्रिया आपका। फारूक सत्तार साहब, ये जब से आप लंदन से वापस आए हैं तो MQM की पॉलिसीज़ इतनी जारहाना क्यों हो गई हैं? अब आप लोग वफाकी हुकूमत पे भी बरस रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ पे भी बरस रहे हैं, और अल्ताफ़ हुसैन साहब की मीडिया ब्लैकआउट पर भी एक्शन में। जारहाना की बात नहीं है। अगर मुल्क इस नहज पर पहुँच जाए कि जहाँ हमारी हुकूमतों की बेहिसी, लाताल्लुक़ी और मुजरिमाना गफलत बहुत ज़्यादा आश्कार हो जाए, बिल्कुल नज़र आ जाए, और फिर करप्शन की रोकथाम के लिए अगर कोई इदारा काम करने लगे तो उसको भी शटअप कॉल दे दी जाए, तो किसी इदारे की ऑटोनॉमी की कोई रिस्पेक्ट ही ना हो, जहाँ वफाकी हुकूमत की कोई अहमियत ना हो, अपने वज़रा की कोई अहमियत ना हो, इकॉनमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी मखसूस जो है वो शोबों की या महकमों की वजारत, वो जो है काउंसिल है, तो उसकी अहमियत ना, उसको बाईपास करके एक फिक्स्ड सेल्स टैक्स लगा दिया जाए सिर्फ पेट्रोल की कीमतों को उसी सतह पर रखने के लिए, और उसके ज़रिए से अपने बजट खसारे को। और IMF, ये सब कुछ बहुत पहले से है, आप लोगों को अब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं फारूक सत्तार साहब, और आप अभी के अपने गुज़िश्ता 3-4 दिनों के स्टेटमेंट देख लें और गुज़िश्ता 3-4 हफ्ते पहले के देख लें, खुद फर्क पता चलेगा। तो ये जो आप लोगों ने अचानक स्पीड पकड़ी है, जानना मैं ये चाह रही हूँ कि ये फ्यूल कहाँ से आया है? देखें, फ्यूल तो मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो कि आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हो ना, तो वो तो किसी वक्त भी कोई इवेंट क्रिएट करती है, अपने नैरेटिव पर जो है वो लोगों को इनवाइट करती है और अपनी विकेट पे कोशिश करती है कि लोगों को खिलाए। तो देखें, इश्यूज इस वक्त मुल्क में बहुत सारे हैं। मर्दमशुमारी है तो उसको लेकर एक बहस शुरू हो गई है। मर्दमशुमारी वहीं से क्यों शुरू नहीं हो रही जहाँ 2008 में ख़त्म हुई थी, बहुत बड़ा सवाल है। फिर इससे साबिका जो मर्दमशुमारियों में जो सवालात थे, क्या उनको एड्रेस किया जा रहा है? फिर सब ये बातें करते रहे हैं, लेकिन पहले वो इंतहा नहीं थी ना जो अब है। क्या कोई उम्मीदें थी जो अब नाउम्मीदी में तब्दील हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, नाउम्मीदी की बात इसलिए नहीं है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि बहुत तेज़ी से खला पैदा रहा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। अब पंजाब में KPK में जो थोड़ा बहुत उम्मीद बंदी थी लोगों की कि ये थर्ड ऑप्शन है PTI का, हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ इल्ज़ामात लगे, हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई NA 246 के इलेक्शन में, बल्दियाती इंतखाबात में, फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप हुई है, तो हमारे अंदर समझ लीजिए कि एक हमारा मॉरल बहुत ऊपर गया है, हमारे हौसले बड़े बुलंद हुए हैं। हम ये समझते हैं कि अब मौका है कि हम नेशनल सिनेरियो पे, कौमी मंजरनामे पे, ये भी लोगों को सिर्फ बताने के लिए। तो ये जो अलामती भूख हड़ताल है आपकी, आप कुछ भी कह लें इसको, तो ये किसको आप एहसास दिला रहे हैं, किसको इस तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि इससे अल्ताफ हुसैन साहब का जो मीडिया ब्लैकआउट है वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, हमारी बुनियादी तौर पर हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान की बका और सलामती को मजबूत और मुस्तहकम बनाना, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आइन की बालादस्ती नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक का पास नहीं होगा, बड़ा आसान मसला ये जो अल्ताफ़ भाई की ज़बान बंदी है, मैं आपको इसका हल दे देता हूँ। पिमरा ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में एक नोटिफिकेशन निकाला सेक्शन 27 के तहत। देखें, ये अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो अल्ताफ़ भाई की तस्वीर को देखना पसंद नहीं करते, किसी की ख्वाहिश है कि वो अल्ताफ़ भाई की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते मीडिया पर, वैसे है किसी की ख्वाहिश? देखिए, हो सकता है एक माइंड सेट तो है ना पाकिस्तान में, -1 फार्मूले की तकरार बार बार क्यों आती है ना। अपनी दानिश में ब्लैकआउट करके उन्होंने एक फाइल बंद कर दी कि भाई हमने -1 जो है वो फार्मूला, उस पर अमल दरामद हो गया। प्रैक्टिकली कौमी मीडिया में नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं देख रहा, लेकिन एक हल है ना। अगर वो ऐसी बात करते हैं, मैं उसकी मेरिट डीमेरिट में नहीं जा रहा कि वो सही है या गलत जो इल्ज़ाम आते हैं, ठीक है ना, जो मुतनाज़ चीज़ें हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उसका एक हल है कि 5 मिनट ताख़ीर से अगर लाइव खिताब को नशर करें, ठीक है ना, और वो टेक्नोलॉजी हर चैनल ने ले ली है अप्रैल 2015 के बाद, और उसके बाद हुकूमत ने भी नहीं कहा कि हम ज़बान बंदी नहीं चाहते, गद्दारी का मुकदमा नहीं बनाना चाहते। अगर वो कोई ऐसी बात करेंगे जो कौमी सलामती से मुतसादिम होगी, अगर उनकी दानिश में या मीडिया की दानिश में ऐसी बात हो तो फिर सुनने से पूरी तकरीर में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। थोड़ी थोड़ी बात की जाती है, थोड़ी बात होती है। आप देखें, सारे देख लें, जो भी ऐसी तकारीर हैं, आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, फिर आपके ख्याल में? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आइन की खिलाफवर्जी हो रही तो उसके तहत मुकदमात है, डेरोगेशन के, डिफेमेशन के, इन्फ्लेमेशन के, और उन मुकदमात के चलने के बाद भी उसकी सजा ब्लैकआउट नहीं है, तो ये तो अभी मुकदमे चले नहीं, साबित हुए नहीं इल्जामात
तासुरात हैं और इल्ज़ाम प्राइमा फेसी हैं, मैं मानता हूँ कि इल्ज़ामात हो सकते हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात को साबित करके फिर सजा दें। और जो भी कवानीन मौजूद हैं, आइन के आर्टिकल 19 में जो कंडीशंस है, 19 में जो कंडीशंस है कि जो आज़ादी इजहार है वो किसी चीज़ से मशरूत है। आप अदालतों को मुतमईन करें ना, फिर आपको तो अदालतों पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारी बातें जो कर रहा हूँ तो ये राय अम्मा को भी मैं मुतमईन कर रहा हूँ और शायद अदालतें भी मेरी इस बात का नोटिस ले रही हो, और मैं बसत एहतराम में तौहीन अदालत भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर बाकी लोगों ने भी और बाकी रहनुमाओं ने भी अगर ऐसी बातें की हैं मुख्तलिफ वक्तों में, तो अल्ताफ भाई के खिलाफ 100 मुकदमात बने और 3 निजी पिटिशनों में उनकी आवाज़ पर पाबंदी लगा दी। बाकी लीडर्स की बात की ना, देखें आप MQM अल्ताफ हुसैन साहब के मीडिया ब्लैकआउट के ये रद्दे दलील में जो दूसरे लीडर्स की गुफ्तगू के वो आप हवाले दे रहे हैं कि वो भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसे बोलते रहे, जैसे इमरान खान, जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ हैं, तो आप इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इनके मुकाबले में अल्ताफ हुसैन साहब की गलती कम है, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इन सब पे भी मीडिया ब्लैकआउट इनका भी करो ना, इनसे भी पूछगछ करो? अच्छा, मैं क्या, मेरी जसारत क्या, मैं इस पे कोई दलील दे के कोई बात साबित करूं? ये तो पब्लिक ओपिनियन बनता है ना। मैं ये कह रहा हूँ अगर वाकई में इंसाफ के तकाजे पूरे करने, ऐसी सारी तकारीर को एक ऐसा जुडिशल कमीशन बनाए जो ऐसे गैर जानिबदार जजों पर मुश्तमिल हो, जो कि आइन की पासदारी करे, जैसे हमूदुर रहमान कमीशन था, उसकी रिपोर्ट 30 साल के बाद हमने शाया की। वो इतनी सच पर मबनी थी, इतनी हकीकत पर मबनी थी कि हम उसको डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि किसी फ़ौजी सरबराह ने फिर आज तक माफ़ी मांगी। इसका मतलब उनका ये सवाल आज के फ़ौजी सरबराह से भी है कि मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ, फ़ौजी टोले ने क्या, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। हमूदुर रहमान कमीशन कहता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी रिस्पॉन्सिबल थे, मुजीबुर रहमान भी थे और याह्या खान भी थे, लेकिन ये कि नवाज शरीफ कहते नहीं वो फ़ौजी टोला था और फ़ौजी टोले ने ये किया है। तो इसका मतलब है कि वो कहते, उनका वो सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना उस तकरीरों में उस तरह की बातें नहीं की ना इन लीडर्स ने, जिस तरह की कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने की। तो शायद फिर जिन एंगल्स पे आप बात करें, जो आप देख रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं, दूसरे जो लोग हैं ना वो कुछ और चीजें देख रहे हैं। नहीं, ख्वाजा आसिफ ने तो ये कहा कि इनको तो कब्रों से निकाल कर इनकी हड्डियों को जो है वो क्या करना चाहिए, इस तरह की बातें की ख्वाजा आसिफ का। अगर आप सुने, मतलब मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ और मेरा मकसद ये नहीं कि मैं वही सारी बातें लाके किसी इंस्टीट्यूशन को मलाइन करूँ, लेकिन मैंने कहा कि अगर हमारे साथ ये सलूक हो और किसी के साथ ना हो, और मुशर्रफ के ज़माने में नवाज शरीफ साहब के इस बयान और इंटरव्यू के बावजूद पर गद्दारी का कोई केस या कोई मुकदमा बना नहीं। यहाँ तो एक स्कीम के तहत, एक बाकायदा मनसूबे के तहत 100 थानों में पूरे पाकिस्तान भर में लोग जाते हैं, ख़ास तौर पर वही लोग जो एक चैनल के मालिक के खिलाफ भी FIR कटवाने जाते हैं, जब उनके मामलात भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि एक ख़ास ऐसा नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है जो किसी माइंड सेट की नुमाइंदगी करते हुए। लेकिन एक बात और है, देखें आप लोग बड़ी अहम ये बात करते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब अगर अपनी तकरीर में इस तरह के या जोश जज्बात में कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो माफ़ी भी मांग लेते हैं, है ना। लेकिन एक और अहम बात भी है, वो ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद ऐसी बात कर देते हैं, शायद नई माफ़ी के लिए, तो वो कहते हैं कि कब तक बार बार माफ किया जाता रहेगा। नहीं कर रहा कि उनकी बात सही है गलत है, उन्हें कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, वो एक लोगों में बात है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको आप उस बात को, गुफ्तगू, उस कंटेंट को रोक दें। ये मीडिया में ऐसे सीनियर प्रोफेशनल एडिटर्स मौजूद हैं, 24 घंटे में 3 लोग 8-8 घंटे की ड्यूटी पर रखने पड़ेंगे आपको, और वो लाइव आएगा, 5 मिनट बाद नशर हो जाएगा, वो सारा कंटेंट कट जाएगा। अल्ताफ हुसैन साहब ऐसी बातें करना नहीं छोड़ सकते। आप ये भी मीडिया पे डाल रहे हैं कि हम रोक दें, हम डिले लगा दें उसके ऊपर। अगर ऐसी बातें ना हो तो क्या जरूरत है, फिर ऐसी जाएगी तकरीर पूरी बराह रास्त। मीडिया ने अपनी मर्जी से ये बॉयकॉट नहीं, मीडिया तो फिर भी दिखाना चाहता है, ये तो अदालत ने कर दिया या कभी हुकूमत बैन लगाती इस तरह ना, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ मीडिया तो खुद, फ्रीडम ऑफ मीडिया का भी तो सवाल है। अगर अल्ताफ भाई पर बैन है, सुनने वालों पर बैन है, तो आप लोगों पर भी तो बैन है कि ना उनकी तस्वीर दिखाएं, ना उनकी तकरीर दिखाएं। चले बहस बराए बहस में आपसे पूछ लो, एक सवाल बराए सवाल कि चले तकरीर पर तो वो कंटेंट है ना, और उनकी तस्वीर दिखाने में क्या हर्ज है। अगर हम जलसों में बैठे हुए पीछे तस्वीर लगी हुई है तो हमारे वो जलसे जो हैं वो। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन फारूक सत्तार साहब एक बात, ये जो अल्ताफ हुसैन साहब का मीडिया ब्लैकआउट है, आपके ख्याल में वफाकी हुकूमत या नून लीग जो है वो इसमें कितनी जिम्मेदार है, या फिर वो आपकी मदद कर सकती है लेकिन किसी वजह से नहीं कर रही, किसी दबाव में नहीं कर रही? उसकी खामोशी जो है ना मासूमाना खामोशी है, शरारत पर मबनी है, शायद उसको भी सूट कर रहा है। हालांकि परवेज़ रशीद साहब ने ये बात कही है कि जब हमसे कोर्ट पूछेगी हम कहेंगे ना गद्दारी की मुकदमा चलाने में इंटरेस्टेड, हम नहीं समझते गद्दारी की, ना हम उनकी ज़बान बंदी चाहते हैं कि उनकी ज़बान बंद की जाए। हाँ, वही कहते हैं हम रेगुलेट करेंगे जो हम कर सकते हैं। तो हुकूमत पर अदालत जिम्मेदारी डाल दे,
हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल दें कि अल्ताफ भाई से बात करके उनसे बात कर ले, या उनके इंटरव्यू के ऐसे कंटेंट को सेंसर कर दें जो हुकूमत की अपनी अथॉरिटी और दानिश। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत इन केसेस को परसू नहीं करिए वरना ये खत्म हो जाए अदालतों में? नहीं, हुकूमत को बुलाया नहीं गया। मैं ये कहता हूँ अदालत से कि हुकूमत के वकील से भी मौक़िफ़ ले लें कि हुकूमत क्या चाहती है कि ये केसेस परस्यू हों। क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या कोई दबाव है? अब मुझे यही समझने से पूरी कौम कासिर है, मेरा भी यही सबसे बड़ा सवाल है। और मैं जब मैं ये सवाल कहता हूँ, मेरे ख्याल में मेरी जो लॉयर है इंशाल्लाह अगली तारीख में वो भी ये बात करेंगे। एक बात आप लोग ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो मकामी और बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं, तो आप नहीं समझते जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है कि वो इतनी नन्ही है कि वो साबित नहीं कर सकती फिर इन चीज़ों को? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारा तो मौक़िफ़ सच साबित हुआ ना, कि हमने पाकिस्तान में भी कानून को हाथ में नहीं लिया और वहाँ भी हमने कानून को नहीं तोड़ा, तो वो इसका मतलब ये साबित भी हो गया कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो एक तलवार सर पे लटकाई हुई थी, अब वो तलवार हट गई, साबित नहीं हुआ, केस खत्म हो गया। आपने पूरे पाकिस्तान में कह दिया कि शायद साजिश है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि केस बनाई नहीं, सिर्फ तफ्तीश हो रही थी, तहकीकात की तलवार लटकी थी, केस तो कभी बना ही नहीं, केस तो रजिस्टर हुआ ही नहीं। ठीक है, सिर्फ पुलिस बेल पे तहकीकात के लिए छोड़ा गया था और कहा नहीं अब हम उससे भी आपको आज़ाद करते हैं, अगर कोई नई चीज़ हमें मिली तो ज़रूर हम आपसे रब्ता करेंगे, वरना हमारी तरफ से जो है वो आप। अब ये जो शायद साजिश करने वाले थे बकौल आपके, फिर ये साजिश करने वालों के पेज पे आप आ गए या वो आपके पेज पर आ गए? मुझे नहीं पता किसने किसकी बात मानी है? क्योंकि मैं उनका आलायकार नहीं, मेरा कल भी मौक़िफ़ वही था जो आज है। अब वो मेरी मौक़िफ़ की तायीद में आ गए हों कि उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस को कायम रखने का फैसला कर लिया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज़्यादा अपने आप को इंगेज किया है और पाकिस्तान को भी बहुत सारी बातें कही और पाकिस्तान ने भी बहुत सारी चीज़ों की आमादगी का इज़हार किया है। तो अगर आप देखें फिर कराची में भी आप देखें कि पहली मरतबा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब ने, DGISPR ने उस बात की तायीद की जो अल्ताफ भाई एक अरसे से कह रहे थे कि ये अलग अलग ऑपरेट नहीं कर रहे, लश्कर जंगवी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये बरे सग़ीर अलकायदा एक नेक्सस है, गठजोड़ है, ये मिलके ऑपरेट कर रहे हैं। कराची मईशत की का मरकज़ है, तरक्की का इंजन है। अगर अल्लाह ना करे और यही पूरी वॉर ऑन टेरर को, मुल्क के इंतहा पसंद दहशतगर्द दुश्मनों से लड़ने के लिए और हमारी अदरवाइज भी जो इकॉनमी चल रही है, कराची में उसका बड़ा इंहिसार है। और कराची का हम देर पर पायदार होना चाहिए। और हम एक अरसे से निशानदेही कर रहे थे कि देखिए अल्ताफ हुसैन साहब को अब पासपोर्ट मिल गया है और तवक्को की जा रही है कि वो जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन आपने एक बात की और आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी का जो मामला है वो खुद डिसाइड करेंगे क्योंकि उनकी जान को खतरा है। फारूक सत्तार साहब नहीं, उनकी जान को खतरे पे वो तो रिस्क लेंगे, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की हुई है वापसी का, वो खुद आपने कहा कि वो डिसाइड करेंगे अगर वो हमारे मशवरे, हमारी गुजारिश के बावजूद भी आना चाहते हैं। ये बताइए कि उनकी जान को किससे खतरा है, उनकी जान का कौन दुश्मन है और ये कैसा खतरा है? फारूक सत्तार साहब, आप लोग हुकूमत में होते हैं तो भी खतरा होता है, आप नहीं होते तो भी खतरा होता है। मालूम पड़ा आज तक कि लियाकत अली खान की जान को किससे खतरा था और किसने उनकी जान ले ली? आपको पता चला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जान को किससे खतरा था? ये सारे राज है ना, अंदरूनी है, बैरूनी है। क्या हम अंदरूनी क्या है? देखिए, मैं तो इस चीज़ में इसलिए नहीं पढ़ता कि किस खामखाई किसी को डैमेज करना, किसी की इमेज को, वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने पीपल्स पार्टी वाले तो अलग बात है, जो कुछ वो कर रहे हैं अपनी रेपुटेशन के साथ, मैं समझता हूँ कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। इमरान फारूक के जो मर्डर में उसमें भी सही कातिलों को पकड़ के इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। लोगों में ये जब तक अभाम रहेगा कि अब अचानक यहाँ केस बना, बहुत तेज़ी से चलने लगा, अप्रूवर भी बन गए, एब्सेंशिया में अल्ताफ के खिलाफ भी चलेगा, उनको सज़ा भी शायद दे दी जाए, तो इन सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ -1 फार्मूला इंतकामी कार्रवाई। बिल्कुल ठीक, इसीलिए कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब का आना जरूरी है ताकि माइनस अल्ताफ की जो आवाज़ें हैं वो और अपनी पार्टी पे ग्रिप के लिए उनका आना बहुत जरूरी है। देखें, वो तो आप लोगों ने, मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ, आपके मशवरे का भी एहतराम करता हूँ। और ना मशवरा है ना ख्वाहिश है, मैंने तो आपसे बात की है, क्या आना चाहिए ना उनको, तवक्को कर रहे हैं लोग और वो भी आप कहते हैं आना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि उनकी जान को रिस्क है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, उनकी बहुत खरी बातों की वजह से। वो पाकिस्तान में एक बुनियादी तब्दीली चाहते हैं, फ्यूडलिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, एक सेक्युलर पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ सिर्फ तमाम मज़ाहिब और मसालिक बराबर ना हो, उनके मानने वालों का एहतराम भी बराबर हो। अल्ताफ हुसैन साहब की अदम मौजूदगी में जो आप लोगों ने एक तंजीमी तब्दीली की है MQM के फैसलों के हवाले से, फारूक सत्तार साहब, वो सुप्रीम काउंसिल, तो ये तब्दीली क्या तब्दीली की जानिब कदम है या किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, मुतमईन करने के लिए की है कि जो फैसले करने की पावर है वो अब ट्रांसफ़र हो गई है? देखिए, हम किसी के डिक्टेशन से
या किसी की ऐसी अच्छी राय जिसको पार्टी पूरी तरह से ना समझे कि ये हमारे लिए बेहतर है, हम अपने फैसले अपने वक्त और अपनी ज़रूरत के तहत करते हैं। 3 साल से सलाह मशवरा अल्ताफ़ भाई कर रहे थे और हम सबसे मशवरा कर रहे थे, मुख्तलिफ लोगों से कर रहे थे। फिर एक फाइनल कंसल्टेशन उन्होंने की और उसके बाद ये 9 रुकनी सुप्रीम काउंसिल बना दी और कम से कम इससे कुछ लोगों की वो सवाल भी सेटिस्फाई हो गया कि आपके सक्सेशन प्लान है। तो मेरे यहाँ कोई खुफिया विल नहीं है, अल्लाह ना करे जो अल्ताफ़ भाई की जो फितरी जो ज़िंदगी है अल्लाह उसके बाद लोगों के सामने मंजर आम पर आए। ये उनकी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी सक्सेशन या विल जो है वो लोगों के सामने ला के रख दी। 9 रुकनी सुप्रीम काउंसिल है जो टेक ओवर करेगी पार्टी को। दिखाने के लिए बताने के लिए कुछ नहीं किया आप लोगों ने, किसी को बताने, ठीक है। मैं ब्रेक ले लूँ यहाँ पे, ब्रेक के बाद जरा वो 15 दिन की जो आपने बात की है कि पता नहीं क्या होने वाला है मुल्क में, क्या हो सकता है, उस पर भी जरा बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा फारूक सत्तार साहब, आपने भी जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो आपने हुकूमत के हवाले से बात की और आप ये भी कहते हैं कि इस मुल्क में लुटेरों की हुकूमत है, लेकिन धरने के वक्त में तो आपने इनका साथ दिया था। तो क्या आपको उस वक्त नहीं पता था ये लुटेरों की हुकूमत है, या फिर ये धरने के बाद इन्होंने लूट मार शुरू की है, या आप लोगों को अब पता लगा? देखिए, धरने के नतीजे में फिर एक कमीशन बना, फिर एक कमीशन की रिपोर्ट आ गई और पार्लियामान की कंपोजिशन झुकी तू रही। बाई इलेक्शंस अपनी जगह पर हुए, जो इलेक्शन जो थे वो क्या ट्रिब्यूनल उन्होंने जो फैसले देने थे सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले, मेरे ख्याल में उसमें कोई बहुत ज़्यादा तो हमें ये अंदाज़ा था कि ये जो है वो इसमें थोड़ा सा जज्बातीपन ज़्यादा है और अगर कोई ऐसी रिगिंग हुई है जो छोटे स्केल पर हुई उसको भी इस तरह देखा जा रहा है कि कोई मैसिव स्केल है, जो है वो रिगिंग है, कोई जिसे कहते हैं ना सिस्टमेटिक है या मंसूब, तो वो मेरे ख्याल में वो नहीं था। बाद में साबित लुटेरों की जो आपने बात की ना उसके तनाजुर में मैंने सवाल किया था, प्रिंसिपली उनका साथ तो सिर्फ नून लीग है उसमें या फिर आप सिंध हुकूमत को भी इसमें शामिल समझते हैं? सिंध हुकूमत को पूरी तरह से शामिल समझते हैं और हम ये समझते हैं कि ये दोनों के मुकमुकैन खास तौर पे हम पीटीआई की इस बात से जरूर इत्तेफाक करते हैं कि मुल्क को इस नहज पर, हाँ इस नहज पर जो मुल्क को पहुंचाया है वो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन सिंध हुकूमत के जो एक साबिक वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने तो सिंध हुकूमत की तर्जुमानी की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा एमक्यूएम की दुम पर पाँव रखा है, इसलिए इनको मुझसे मोहब्बत है। वो ये कहते हैं कि एमक्यूएम के ये जो रहनुमा हैं इन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए थे, मैंने वो छुड़ाए, मैंने जाली नौकरियां खत्म कराई। तो इससे तो फिर ये मतलब लिया जा सकता है ना कि लूटमार हर जगह ही है, सभी ने बहती गंगा में हाथ धोए। बात ये है कि आपसे पहले जो नौकरियां किसी ने दी थी तो उनको किसी भी एक छोटे से टेक्निकल ग्राउंड पे गलत नौकरियां साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं। मैं शर्जील मेमन को चैलेंज देता हूँ कि जो 2,10,000 लोगों को उन्होंने अपने पहले 5 साल में अपॉइंट किया था, उनमें से एक नौकरी भी कोडल फॉर्मेलिटी पूरी हुई हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, किसी इंडिपेंडेंट कमीशन से जो उसकी इंक्वायरी करा ले। ये कहना बहुत आसान होता है, अपने गरेबान में भी इंसान को जागना चाहिए। तो ये ऐसे ही हमने रखा। असल में तो दुम दबा के भागा कौन है? दुम दबा के तो वो भागे हैं ना, उनकी दुम पे किसने पैर रखा था जो वो भागे? आप लोग कहते हैं फजा से भी भागे और जमीन से भी भागे, पता नहीं कहाँ से हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो इतने अरसे से बाहर क्यों हैं, सिंध की आधी काबीना बाहर क्यों हैं? देखिए ना, अगर पिछली हुकूमत में थे तो आप चले गए, पर नई हुकूमत में वापस नहीं आए तो चले, आप बाहर क़याम था वहीं रह गए, ठीक है ना। लेकिन आप तो इस हुकूमत में जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ आपको फ़ौरन महसूस हुआ कि घेरा तंग हो रहा है, आपने पतली गली पकड़ी और निकल लिया। बात सारी ये है कि बहुत आसान होता है शीशे के घर में रह के किसी पे पत्थर मारना, लेकिन दलील से बात करें, लॉजिक से बात करें। तो ये मुहावरे अब जो फ्रंट पर आई है खेलने के लिए, तो किसकी दुम पर पांव रखने का इरादा है आपका? हम देखें, हम तो मुहावरों में भी बात कर सकते हैं और फिर उर्दू में हमारे सामने साथ मुकाबले करेंगे तो फिर वो हमसे तो जीत नहीं सकेंगे, वो हार जाएंगे ना। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अमन उन्होंने कायम नहीं किया, हम और वो हुकूमत में थे, हमने कहा कि हमने कोशिश की लेकिन हम पीपल्स पार्टी को कन्विंस नहीं कर सके कायम, और फिर हमें मुतालबा हमने किया कि रेंजर्स या फौज के जरिए से कराया जाए, फिर रेंजर्स के जरिए से कराया, ठीक है। अब करप्शन का खात्मा भी नवाज शरीफ के ऊपर भी एक ओनस और जिम्मेदारी है और इनके ऊपर भी। अच्छा, ये दोनों कुछ नहीं कर रहे, दोनों कुछ नहीं कर रहे। अब नैब के ऊपर अगर एक सुपरा नैब बनेगी तो एक इंटरव्यू में आप कहते हैं कि आप किसी को सुपरा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, तो नैब के ऊपर ये सुपरा नैब पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो आपका इशू है जरा उस पे बात कर लें, क्योंकि अभी ये दुम और पाँव इतना सबको याद आ रहा है, लग रहा है सबने एक दूसरे की दुम पर पाँव रखा हुआ है। मैं बताऊं, मेरे रहनुमा कायद वाहिद हैं जिन्होंने कहा कि अगर चाइना कटिंग किसी ने की, चाइना कटिंग देखिए वो एनक्रोचमेंट है जिसमें थोड़ा सा सरकारी अफसरों को मिलाकर, ठीक है ना, और वो किसी तरह उसको रेगुलराइज भी कर दे। मैं आपको कहता हूँ कि जितनी बंदर बांट हुई ज़मीनों की गुज़िश्ता 7 सालों में पीपल्स पार्टी के इस सूबाई हुकूमत के दौर में,
आप उसको ले लें। अल्ताफ़ भाई ने तो खुद राब्ता कमेटियों की उथल पथल की है, तब्दीलियाँ कर दी उछाड़ पछाड़ करके। तो हमारे यहाँ तो मेरी बात पर आप अपने आप को चीज़ों में से इस तरह से निकाल तो नहीं सकते ना, यानी आप लोगों का कोई है ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ, अगर पार्टी की पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं किसी ने किया है, हमने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में सब चीज़ों को शामिल किया, हर तरह के जराइम बशमूल करप्शन और लैंड ग्रैबिंग, जो तशद्दुद जो है वो उसमें जो मुलव्विस हो, और दहशतगर्दी में जो मुलव्विस हो, ज़ीरो टॉलरेंस। हमारा कभी भी इख्तलाफ रेंजर्स के साथ छापों और गिरफ्तारियों पर नहीं है, ठीक है, मुकदमात बनाने पर नहीं है, किसी को पकड़ने पर नहीं, हमारा है बहीमाना तशद्दुद पर, ठीक है, हमारा है कि फेयर ट्रायल अगर ना हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना हो, जबरी गुमशुदगियां हो, मावरा अदालत कत्ल। नहीं, आपका मौक़िफ़ सबके सामने है। आप लोगों ने ये कहा कि आइंदा 15 दिन जो हैं वो मुल्की सियासत के लिए अहम हैं, अब इसमें से 3 दिन तो आज गुजर चुके हैं, तो अब ये 15 दिन में क्या होने जा रहा है और ये अहम किस लिहाज से हैं, मुल्की सतह पर या अस्करी लिहाज से, पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए, या ख़ास तौर पर आप लोगों के वोटर्स के लिए अहम है? हुकूमत की करप्शन और जो एक बदतरीन हुक्मरानी है, उसके नतीजे में एक ऐसा वैक्यूम कायम हुआ है कि अब लोग बहुत तेज़ी से उनका एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी में तब्दील हो रहा है। सिंध के शहरी इलाकों में भी, सिंध के दही इलाकों में थर में दवाइयाँ ना हो, डॉक्टर ना हो, इलाज मालजा ना हो, रोज़ाना बच्चे मर रहे हैं, और 50-50 अरब 100-100 अरब रुपए की मेट्रो बस और उसके रास्ते बन रहे हो, और सिर्फ चंद लाख लोगों के वोट हासिल करने के लिए काम हो रहा हो। इतना सिलेक्टिव हो के प्राइम मिनिस्टर सोचे, उनके प्लानिंग के वज़रा सोचे, उनके माल जो है वज़ीर जो फाइनेंस मिनिस्टर वो सोचे। मेरे ख्याल में ये चीज़ें लोगों को महसूस हो रही है, खुली हुई हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता आपकी इन बातों से खौफ फैल रहा है? कौन सी मुल्क में ऐसी ड्रामाई तब्दीली आ गई, आप लोग कह रहे हैं खबरदार। मैं लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि राशन वाली बात बयान में शायद नहीं जाने वाली थी, ये सिर्फ डिस्कस ज़रूर हुई थी, लेकिन हमारे किसी एक्टिविस्ट ने जो है वो खबर भी दे दी। इससे पैनिक हुआ, हमने इस बात को वापस भी लिया, लेकिन ले लिया। आप 15 दिन का राशन जमा ना करें? नहीं, वो देखिए अल्ताफ़ भाई कह रहे 15 दिन का ना जमा करें, लेकिन बात सारी ये है कितने दिन का करें? देखिए अल्ताफ़ भाई कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिन और महीने हमारे लिए आजमाइश के हैं। ठीक है, मुल्क में कुछ भी हो सकता है। 3 तरह राशन जमा करें या ना करें, क्लियर हो जाएगी। राशन जमा करें, हालत जंग में थोड़ी जा रहे हैं, अतराफ में नजर रखें। अगर अल-कायदा, बर्रे सग़ीर, लश्कर झंगवी और तहरीक तालिबान का नेटवर्क कराची में तो पाकिस्तान में कहीं पर भी है। आप कहते हैं नैप, नेशनल एक्शन प्लान में हमें बड़ी कामयाबी हुई, हमें नहीं पता कि मदरसा रिफॉर्म हुए, निसाब में तब्दीली हुई, फॉरेंसिक लेबॉरेटरियाँ कायम हुई, जजों और जो गवाहों की प्रोटेक्शन के कानून हुए नहीं हुए, ठीक है ना। और फिर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा था तो बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर हमला तो चले एक वाक़या था ना, एक सानिया था, लेकिन अब पूरे मुल्क की जामियात पर रेंजर्स को भेजा जा रहा है। इन मसाइल में, इन चीज़ों में कौन ऐसा शख्स होगा जो अपने इर्द गिर्द से उस पर नजर नहीं रखेगा? सबकी आंखें खुली हुई हैं फारूक सत्तार साहब। आप लोगों की अपनी तो कोई प्लानिंग नहीं थी 15 दिन के हवाले से, कोई लंबा धरना, कोई लंबा एहतजाज, बेहिसी और मुजरिमाना गफलत और धड़ल्ले के साथ ये कहना कि दाइश नहीं है पाकिस्तान में, धड़ल्ले से कहना कि अल-कायदा नहीं है पाकिस्तान में, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी हमने ख़त्म कर दिया। फिर मौलाना अब्दुल अजीज़ के ख़िलाफ़ कोई केस ही नहीं है, मौलाना अब्दुल अजीज़ को कैसे हम गिरफ़्तार करें, जबकि उनके अपने इदारे जो हैं वो फ़ोन के जैमर्स लगा के जुमे के उनके खुतबे को रोकते हैं, वो दूसरी जगह पे ज़्यादा ना सुना जाए। आपको पता है कि आपकी सलामती के लिए थ्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्शन नहीं है। आप सोचना चाहिए ना इनको सोचना चाहिए, तो सोचना चाहिए ना। बात वही, फिर आपने कह दिया 15 दिन का राशन जमा कर लो। पता है बातें ये हो रही थी, क्या कोई दुकानदारों का फायदा कराने का ख्याल है? ये सारा जो गैप है ना अवाम के और जो पॉलिसी बनाने वाले उनके दरमियान, जो उनकी नफ्स पर हाथ रख के जो है बात नहीं करते। हमारा हाथ आपने नफ्स पे रखा, आपने कहा 15 दिन का राशन जमा नहीं, हमने नफ्स पे रख के कहा है कि लावा अंदर ही अंदर पक रहा है। एक तो ये लावा फट सकता है अवाम की बेचैनी, इस तरह एहसास बेगानगी, उसमें जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसमें भी अल्ताफ़ भाई को एक थ्रेट लगता है, क्योंकि हमने साफ कहा है कि इनकी जो हुक्मरानी, करप्शन और जो जंगल का कानून है, जो मनमाने फैसले या आमरियत है या बादशाहत है, और मैंने तो ये कहा था मेरा सुल्तान एक ड्रामा चल रहा है, और उसके किरदार नजर आते हैं कि 3 आदमी फैसला कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स, फिक्स सेल्स टैक्स जो आइन से मुतमसादिम है, 77 आइन का आर्टिकल है, इसी तरीके से कानून सेल्स टैक्स का, SRO कल्चर का कानून। इन लोगों की मौजूदगी में अब आपने ये जो 4 रोज़ा भूख हड़ताल की है फारूक सत्तार साहब, अगर इससे कोई बात नहीं बनती तो आपने इशारा दे दिया है धरने का, और आपने कहा ऐसा धरना होगा पाकिस्तान में सबसे बड़ा
और सदर और वजीर आजम भी बाहर नहीं जा सकेंगे। दो बातें मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब ये भूख हड़ताल खत्म होगी, मुतालबात नहीं माने गए, तो क्या साथ ही धरना शुरू कर देंगे और धरना भी अलामती होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा होगा? देखिए, ये तो सिर्फ इंडिकेट किया है ना कि हमारे आगे अज़ाइम है कि जो पुरअमन एहतजाज के जो भी तरीके हैं मुयस्सर जो हैं दस्तयाब, हम हर एक को एक एक करके इख्तियार करेंगे। और वो धरना होगा पाकिस्तान को बचाने का, पाकिस्तान को बनाने का। कराची को बचाएंगे और कराची को बनाएंगे तो पाकिस्तान भी बचेगा, बनेगा। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल मकामी हुकूमतों में है, ठीक, बाइख्तियार और मौसर मकामी हुकूमतों में है, ठीक है, बुनियादी हुकूक की बहाली में है, जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल उनको हल करने में, और सबसे बड़ी बात जो अवामी शमूलियती शिरकती पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी उसके क़याम के बगैर मैं नहीं कहता कि, लेकिन हो क्या रहा है कि इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। लोगों का एतमाद जो सियासी बरादरी उस पर से उठता जा रहा है, उनकी मकबूलियत नीचे जा रही है। जिस एंगल से वो देख रहे हैं उनको ये चीजें नहीं नजर आ रही। नहीं, मेरा काम है, मैं बताऊं आपका लाहे-अमल क्या होगा? देखिए, आपका धरना भी अगर कामयाब लाहे-अमल ये कि इनका ग्राफ नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है किसी और का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक सिग्नल है, नविश्ता दीवार है। उनका इरादा नहीं है टेक ओवर करने का, लेकिन ये अगर दीवार पे से ये जो लिखा हुआ ये हटेगा नहीं तो फिर ये टेम्पटेशन होती है, फिर कौमी इंटरेस्ट आता है। ये माजी में भी यही हुआ है, दूर दूर तक इरादे नज़र नहीं आते थे, लेकिन वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, फिर हादसा हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला अनोखी का जिस तरह लॉक लगाया था और जिस तरह आंखों में उंगली डाल दी तो फिर आपको तो नजर ही नहीं आ रहा था। अच्छा, आपने फिर अब ये भूख हड़ताल और धरने बस यहीं तक का लाहे-अमल अभी तक सोचा हुआ है? अगर मैं वही बार बार आपसे पूछ रही हूं, इसके बाद का लाहे-अमल नहीं, मैंने सोचना भी नहीं। फिर तो अवाम की कोर्ट में बॉल है, फिर तो अवाम फैसला करेंगे ना कि उन्होंने करना क्या। अगर इंतशार ही इंतशार होगा, अगर एक एनार्की की सूरत हाल होगी, एक तवाइफुल मलूकी की सूरत हाल होगी, तो फिर उसमें पॉलिटिकल पार्टियां क्या ऐसे बिखरे हुए लोगों को कितने अरसे तक लगाम डाल सकती हैं? बिल्कुल सही बात है। तो असल बात यह है, हमारा फर्ज है सारी चीजों को बताना, लेकिन अगर वो आपने जो ये बात बताई है ना कि ऐसा धरना देंगे कि सदर वजीर आजम बाहर नहीं जा सकेंगे। इस्लामाबाद का धरना जो था, आपको पता है कि 65 गैर मुल्की दौरे वजीर आजम कर चुके हैं, 31 महीनों में 6 माह पाकिस्तान से बाहर गुजार दिए, 63 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आपके इस धरने की वजह से अगर उनके कुछ विजिट मिस हो गए तो फिर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना उन्होंने अपना, कैसे करेंगे वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन? देखिए, हमें एक और रिकॉर्ड बनाना है कि वो 180 दिन तक लगातार पाकिस्तान में रहे। हम ये रिकॉर्ड बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह करे आप ये रिकॉर्ड आप बना लें। हम ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि वो देखते रहिएगा, एक दिन भी बाहर नहीं, 180 दिन पाकिस्तान में। अल्लाह करे ऐसा हो। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा फारूक सत्तार साहब, अब तक नैब, FIA, रेंजर्स, इनसे जो सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको शिकायत थी, जैसे कि अभी आपने पहले भी बताया कि रेंजर्स से आपको शिकायत थी, पीपल्स पार्टी को नैब और FIA से थी, लेकिन अब जो इनका रुख पंजाब की जानिब हुआ है तो क्या ख्याल है कुछ निकल कर आएगा, कुछ कहानियाँ सामने आएंगी हमारे? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आपकी गैर जानिबदारी उसी वक्त साबित होती है कि जब पीपल्स पार्टी शोर कर रही थी गलत या सही, तो आपको उस वक्त बोलना चाहिए था नैब के बारे में। लेकिन जब उन्होंने पंजाब में ये सारी एक तहकीकात शुरू कर दी हैं, आपको तो कहना चाहिए था कुछ फराख दिली का मुजाहरा करते और आप कहते हैं कि हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। पहली हुकूमत है ये, पहली हुकूमत है जो नैब को कह रही है कि आप बिल्कुल करें और बुलाएं हमारे वज़रा को भी, सिटिंग वज़रा हैं, तहकीकात करें। अगर कहीं पर ऐसा महसूस हो तो मुझे रिपोर्ट दें और आप कार्रवाई करें, मैं आपके साथ हूँ। ये कहना चाहिए था वज़ीर आज़म को। उसके बरक्स वो ये कह रहे हैं कि ये कोई इसका मतलब है कि नैब क्या इतना ताकतवर इदारा है? कितना भी ऑटोनोमस हो, 2 साल तक वो कुछ नहीं कर रहा था, अचानक वो करने लगा है। तो इसका मतलब है कि उसने भी 2 सालों के ये देखा होगा या उसको एकदम अचानक कहीं से कोई ताकत मिली, क्या है ये हमें नहीं मालूम। लेकिन एक बात है, देखें, ये जो नून लीग है ना, वो कहती है कि ये जो मुशर्रफ की नैब है, इसको वजीर आजम के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उनके खिलाफ वो सड़क का केस ही बना दिया। फारूक सत्तार साहब एक बात बताइए, अपने घर तक सड़क बनाना को छोड़ दें, 180 दिन, ठीक है ना, बाहर आप रहते हैं जी, उस 180 दिन में आप नैब से ज्यादा मौसर कानून बनाते। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था बिल्कुल कि नैब के मुतबादिल कोई इदारा लाएंगे, तो किसने रोका इनको?
इसलिए आपको ये मालूम था कि नैब को जब चाहेंगे उज़्वे मुअत्तल बना देंगे, नैब को मुशर्रफ के खाते में डाल के उसको क्लीन बोल्ड कर देंगे, और हमारे लिए जो एक रास्ता है वो उसी का तरह जो है वो एक क्लियर पैसेज होगा। हम अपनी मनमानी करेंगे, हम अपने मर्जी से। लेकिन एक बात बताएं, अपने घर तक सड़क बनाना क्या ये जुर्म है? अपने जरूरतमंद लोगों को, रिश्तेदारों को ये बड़े बड़े ओहदे देना, उनको सरकारी नौकरी, क्या जुर्म है? ये मेट्रो बस बनाना, ऑरेंज ट्रेन लाना, LNG लाना, ये जुर्म है जो नैब ने इनकी फाइलें खोलना शुरू कर दी? अखलाकी पस्तगी है, ये अखलाकी जुर्म है। मुझे नहीं पता कि क्रिमिनल क्राइम है या नहीं है, फौजदारी जुर्म है या नहीं है, लेकिन अखलाकी जुर्म है मेरी नज़र में ना। इस तरह नवाजना लोगों को और सिर्फ अब कौमी ख़जाने को अपने मफादात के लिए, अपनी मराहत ये तो हमारे यहाँ सभी करते हैं ना, कौन नहीं करता? ये अगर तो सब करते हैं तो बेती गंगा में सभी हाथ धोते सब करते हैं तो फिर ये अब अगर नैब को इन्होंने पाबंद करने की कोशिश की, इख्तियारात महदूद किए, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? हम उसकी मुखालफत करेंगे, सख्ती से मुखालफत करेंगे। इसलिए नहीं कि हम मुशर्रफ के एलाई थे, इसलिए नहीं कि नैब का कानून फिर भी बेहतर है। हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN को अब पूरी कौम एक्सपोज करेगी उनके इस अमल की वजह से, और पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल थे पहले। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ खड़ी होती है, कोई भी हो, तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? अरे हम खड़े, हमें सपोर्ट करें दूसरी पार्टियां, सबसे ज्यादा तो हम खड़े हैं। तो अपील करें ना आप। मैंने तो अपील की है, हमने तो हमेशा दावत दी है। हमने कहा कि तमाम जराइम के खिलाफ हमें ज़ीरो टॉलरेंस, तो उसमें करप्शन तो ऐसा क्राइम है जो कि इन सारे जराइम का बादशाह है, ये तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है। और ये बज़ाहिर वाइट कॉलर क्राइम है, लेकिन जो ब्लू कॉलर या ब्लैक कॉलर क्राइम है ये उससे ज्यादा खतरनाक है। ये मुल्क की जड़ों को बराह रास्त कहा कि अगर करप्शन नहीं रोकी गई तो फिर कोई और आके कोई दूसरा रोकेगा, तो ये दूसरा कौन? ये जमहूरी या गैर जमहूरी? किस जाने बिछा है? मैंने देखें, आज तो जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत ने अमन कायम नहीं किया, तो जमहूरी हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया कि हाँ फौज या रेंजर्स आके करे। कायम अली शाह साहब ने अपनी नाकामी का, नाअहली का दरअसल एतराफ़ किया था, रेंजर्स को सारे इख्तियारात दे के उन्होंने। तो ये तो तय हुई ना बात। अब अगर करप्शन में भी वो कहते नैब ना करें, फला ना करें, FIA सूबे में दाखिला ना करें, तो फिर क्या आसमान से फरिश्ते उतर कर उनकी करप्शन को रोकेंगे? वो रोक ले, वरना कोई ना कोई तो रोकेगा। ये तो कोई पूछ रही हूं, कोई ना कोई कौन है, वो जमहूरी या गैर जमहूरी? देखिए, जमहूरी है, गैर जमहूरी है, मैं इस पे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं जो मैं कोई राय दूं, लेकिन मैं कहता हूं कि तारीख से सबक सीखना चाहिए। वो तो कोई भी तारीख अपने आप को दोहराती है। अगर गलतियां बार बार आप करेंगे, वही गलतियां बार बार करेंगे, तो अल्लाह ना करे फिर जो आपने कहा कि मुल्क में जो मुत्तहदा अपोजिशन है वो सिर्फ नवाब ज़ादत नसरुल्लाह के दौर में थी, तो फिर आप इसका मतलब बिल्कुल मुतमईन नहीं है जिस तरह की अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, और जो चौधरी निसार ने बात की है कि खुर्शीद शाह और हुकूमत का मुकमुका है, तो आप इस बात की भी तायद करें? 100% कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना, हमने उनसे असेंबली में कहा था कि शाह साहब जब ये तकरीर हो रही थी, रिक्वेस्ट किया, सिर्फ कौमी असेंबली का इजलास तलब करने से ही मसला हल नहीं होगा, अब तो आपको अवाम की अदालत को तलब करना होगा, और उसमें कुछ फैसले आपको करने पड़ेंगे, और उसमें अवाम के जो जेन्युइन इशूज़ हैं अपनी सियासी मफादात से बालातर होकर जहाँ मुकमुका है, ये बुनियादी इश्यूज़, करप्शन का खात्मा, जो जमहूरियत, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, देखो 5 इश्यूज़ हैं, 4-5 लैंड रिफॉर्म्स हैं, उसके बाद जो है वो नए सूबों के क़याम का इशू है, बहुत अहम है, सेंसस का सही होना, मरदमशुमारी का ये बहुत इंपॉर्टेंट, 140A के तहत मकामी हुकूमतों को मौसर और बाइख्तियार, इन सब के लिए अगर मुत्तहदा अपोजिशन बनती है, करप्शन का खात्मा, ये 4-5 इन सब के लिए अगर मुत्तहदा अपोजिशन बनती है, जो कि आपने कहा अब नहीं है लेकिन बातें हो रही हैं, तो MQM की पोजीशन क्या होगी? हमने तो स्पीकर साहब से भी कहा था कि मुत्तहदा अपोजिशन नहीं है, आप तो हुकूमती बेंच का भी स्पीकर एक अपना फोरम बनाए और एक नेशनल एजेंडा वज़ा करें, नैब की मॉनिटरिंग असेंबली की एक कमेटी करे, नैब की, नेशनल एक्शन प्लान की। इसी तरह नैब को मौसर बनाने के लिए, जिस तरह हमने इलेक्ट्रल रिफॉर्म के लिए कुल जमाती कमेटी बनाई, हमने 18वीं तरमीम के लिए बनाई, 7 सालों में करप्शन के खात्मे के लिए इस तरह की कोई कमेटी नहीं बन सकती थी जो एक गवर्नर। तो आज ये दिन देखना पड़ता नवाज शरीफ साहब को, जो आज देख रहे हैं वो चिराग पा हो रहे हैं और लाल पीले हो रहे हैं, बैठ कर ये कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। आप इतनी बातें हुकूमत के लिए कर रहे हैं, आपकी 2-3 बातें। आपने कहा कि चंद अफराद मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं, सरकारी वसाइल की बंदरबाट हो रही है, कौमी मफाद में कोई काम होता नजर नहीं आ रहा, अशरफियाँ बांटी जा रही हैं। बात मैं फिर वही करूंगी जो पहले भी की, क्या ये सब आप इसलिए कर रहे हैं या इसलिए बोल रहे हैं या इसलिए नजर आ रहा है कि अशरफियों में, बंदरबाट में आपको हिस्सा नहीं मिल रहा? देखिए, मेरे हिस्से की अशरफियाँ जो मैं तो 100 में से 60 अशरफियाँ तो मैं देता हूँ टैक्स की सूरत में ना, कराची से, और उसके एवज़ अगर मुझे 2 ही अशरफियाँ मिलेंगी कराची के लिए, तो ज़ाहिर है मेरा इस कदर रिएक्ट करना
लेकिन वो भी एक तरीके से एक मतलब आपका कोई मफाद नहीं है आप लोगों का जाती, लेकिन फिर ये चीजें बाद में आप मेरे इस घर में बैठी हुई हैं, आप खुद गवाही दे सकती है। कहा जा रहा है अफसोस इस बात पे कि आप लोगों ने कौमी असेंबली से इस्तीफा भी दिया ना, तो वो भी अल्ताफ हुसैन साहब की वजह से दिया, अवामी मसाइल पे तो नहीं दिया था। कई माह से इस पर हमारी बातचीत हो रही थी, फिर हम सब ने महसूस किया, 9 घंटे का इजलास किया, सलाह मशवरे, खामोशी से वापस। अच्छा आप देखें कितनी बेहिसी है, क्या ढिठाई है। हमारे उस इस्तीफे के बाद तो जबरी गुमशुदगियों के बारे में सुनना गवारा किया वजीर आजम ने, और कुछ भी नहीं हुआ फारूक सत्तार साहब, आप लोगों की मीटिंग्स भी हुई, आप लोगों ने इस्तीफा दिया, सबको पता चला, कब ले लिया वापस पता नहीं चला। आजम ने हमारी बात को मानते हुए कि हाँ इसकी तहकीकात होना जरूरी, ग्रीवांस रिड्यूसल कमेटी 4 जजों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी नहीं। चले आप दिल बहला लें, कोई बात नहीं। देखिए वो मेरा दिल बहले या किसी का, लेकिन ये कि ये दिल भी कब तक बहलेगा, एक वक्त आएगा कि दिल तो बच्चा है ना, वो बहलता ही रहता है, नहीं देखिए पे दिल और बहला ही दिया जाता है कुछ लोगों को। देखिए दिल फिर समझ इतनी समझ और सूझबूझ दिल भी रखता है, ठीक है, कि उसकी भी बर्दाश्त की एक हद है, हर चीज की एक हद होती है। ठीक है, अगर आइंदा पानी सर से ऊपर, पुलों से ऊपर हो जाए, टाइम थोड़ा सा कम है, आइंदा इंतखाबात आप वक्त पे होते हुए देख रहे हैं या नहीं? चूंकि इमरान खान तो बड़े पुरुमीर हैं, वो कहते हैं ये मियाँ साहब चलते चलते दस्ती बम को लात मार देते हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, मुल्क में एक शिरकती जमहूरियत कायम होनी चाहिए, मकामी हुकूमतों को इख्तियार मिलने चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर ये सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी शफाफियत को नहीं करेंगे, अच्छी हुक्मरानी को नहीं करेंगे, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे, सिलेक्टिव जस्टिस होगा, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत ही के मुस्तक़बिल को कमज़ोर नहीं करेंगी, बल्कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान भी कमज़ोर और गैर मुस्तहकम अल्लाह ना करे। आपने इख्तियारात का जिक्र किया, आखिरी बात ही बता दें कि MQM इख्तियारात के लिए किस हद तक जाएगी कानूनी जंग के अलावा, और आप लोग क्या कर सकते हैं? और आपके जो नामजद मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, उन्होंने कहा कि इख्तियारात ना दिए तो सिंध हुकूमत नहीं चलने देंगे, तो क्या ये स्टेटमेंट वसीम अख्तर का है या MQM का है? नहीं, ये तो MQM का भी है, वसीम अख्तर का भी, और नहीं इस तरह चलने देंगे कि इंतखाबात में एक तो इतनी जो है ताख़ीर 7 साल के बाद कराए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा डंडा उठाया सर हाथ में, तब किया उन्होंने। फिर अब बगैर दांत के शेर की तरह सब घूम रहे हैं, अब बगैर दांत के शेर की तरह बेख्तियार और गैर मौसर एक निज़ाम है, और उसमें भी अब मेयर डिप्टी और हाउस की तकमील के लिए मखसूस नशिस्तों में ताख़ीर हो रही है, उसमें वफादारियाँ ख़रीदने के लिए पैसे भी बांटे जा रहे हैं, पुलिस को भी यूज़ किया जा रहा है। ये सारी बातें कहाँ तक जाएंगे इख्तियारात के लिए? मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में एक बहुत, हम कहते हैं कि अल्लाह करे इस मुल्क में एवोल्यूशन हो और इर्तका के ज़रिए तब्दील हो जाए हालात, ठीक, रेवोल्यूशन का आर निकल जाए, क्योंकि अगर रेवोल्यूशन आएगा, इनकलाब आएगा, वो खूनी इनकलाब होता है। वैसे ये सब सोचा ही जा सकता है, ऐसे आसार नज़र नहीं आते। देखिए मैं समझता हूँ कि फिर वही बात है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो ये चीज़ें तैयार तो हो रही हैं, लेकिन कौन इसको लीड करेगा, कैसे ये होगा, कहाँ, ये तो एक वाक़या होता है, और ये सारी सिचुएशन हो जाती है। ठीक, फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहाँ से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।